दोस्तों, एक वक्त था जब मशरिक़ वुस्ता के नक्शे मैदान जंग में नहीं बल्कि लंदन के बंद कमरों में बनते थे। 1916 पहली जंग अज़ीम जारी है। दूसरी तरफ लंदन में एक बंद कमरे में दो ताकतें बरतानिया और फ्रांस बैठी हैं। मेज़ पर एक नक्शा रखा है और फिर एक लकीर खींची जाती है। ये लकीर सिर्फ ज़मीन पर नहीं खींची जा रही, ये पूरे मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल को तकसीम कर रही है। इस मुआहदे को तारीख में कहा जाता है साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट। इस फैसले ने बाद में बनने वाली सरहदों और सियासी निज़ाम पर गहरा असर डाला। लेकिन सबसे अहम सवाल, ये फैसले कहाँ हो रहे थे? लंदन में। यानी एक वक्त था जब बरतानिया सिर्फ हिस्सा नहीं था बल्कि फैसला करने वाला था। लेकिन 2023 में उसी मशरिक़ वुस्ता में दो बड़ी ताकतें ईरान और सऊदी अरेबिया सालों की दुश्मनी ख़त्म करने का फैसला करती हैं। लेकिन इस बार ना लंदन में कोई मीटिंग होती है, ना बरतानिया में कोई मुआहदा करवाता है, बल्कि ये सब होता है बीजिंग में, जहां चीन बैठकर वो रोल प्ले कर रहा है जो कभी बरतानिया किया करता था। और आज तकरीबन उस मुआहदे के 110 साल बाद बरतानिया का वज़ीर आज़म खलीजी ममालिक का दौरा करता है। मीटिंग्स होती हैं, बयानात आते हैं, लेकिन इस बार नक्शे कहीं और बन रहे हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या दुनिया बदल गई है या बरतानिया अपनी जगह खो चुका है? और सबसे अहम, क्या ये सिर्फ तब्दीली है या एक ताकत के ज़वाल की कहानी? तो आखिर आज हो क्या रहा है? बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर खलीजी ममालिक के दौरे पर जाते हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन। मकसद क्या बताया जाता है? खत्ते में इस्तेहकाम, कशीदगी कम करना, सफारतकारी को फ़रोग देना। ये सब वही बातें हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल आलमी ताकत करती है। लेकिन इसी दौरान कहीं और ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं। गजा में जंग जारी है, सीज़ फायर की बात हो रही है, लेकिन मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं? दोहा में, कायरा में और वाशिंगटन में, जहाँ कतर, मिस्र और अमेरिका मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह खलीजी ममालिक अब अपनी खारजा पॉलिसी खुद बना रहे हैं। सऊदी अरब हो या यूएई, ये ममालिक अब सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि डिसीजन मेकर्स बन चुके हैं। और यही असल तब्दीली है। पहले बड़ी ताकतें फैसले करती थी और खिता फॉलो करता था। आज खिता खुद फैसले कर रहा है और बड़ी ताकतें एडजस्ट कर रही हैं। और इस नई दुनिया में बरतानिया कहाँ खड़ा है? ना वो मरकज़ी मीडिएटर है, ना वो ताकत है जो फैसले इम्पोज कर सके, बल्कि ज़्यादातर मौके पर वो सिर्फ एक सपोर्टिंग वॉइस बनकर रह गया है। ये कहना कि बरतानिया मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिक हो चुका है दुरुस्त नहीं होगा। अभी भी वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है। इसके पास फौजी और सफारती सलाहियत मौजूद है। लेकिन सवाल इन्फ्लुएंस का है। क्या बरतानिया फैसले करवा रहा है या सिर्फ फैसलों पर रिएक्शन दे रहा है? और अगर वाकई इसका असर कम हुआ है तो फिर सवाल बनता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक वक्ती कमज़ोरी है या इसके पीछे सालों पर महीत फैसले और पॉलिसीज़ छुपी हुई हैं? तो अगर बरतानिया वाकई इस खत्ते में अपनी गिरफ्त खो रहा है तो सवाल बनता है, ऐसा क्यों हुआ? और ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और इसे समझने के लिए हमें 3 बड़ी वजूहात देखनी होंगी। सबसे पहली वजह है इराक जंग, जो 2003 से 2009 तक जारी रही। दोस्तों, 2003 में अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर इराक पर हमला किया और इस जंग का जवाब क्या दिया गया कि इराक के पास WMDs यानी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं। लेकिन बाद में क्या सामने आया? बाद में यूएस इराक सर्वे ग्रुप रिपोर्ट 2004 के मुताबिक सामने आया तो कोई फाल WMD स्टॉक पाइल नहीं मिला। एंड कॉस्ट ऑफ द वॉर, ये सिर्फ एक फौजी मुदाखलत नहीं थी, ये एक मैसिव इंसानी और माली बहरान था।
मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद इराकी शहरी हलाक हुए। अमेरिका के लिए जंग की मजमूई लागत $2 ट्रिलियन से ज़्यादा और बरतानिया के तकरीबन 179 फौजी हलाक हुए। फिर क्या हुआ? 2016 में बरतानिया की अपनी तहकीक चिलकोट इंक्वायरी सामने आती है। इराक इंक्वायरी के मुताबिक जंग का फैसला कबल अज़ वक्त किया गया, इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर साबित शुदा नहीं थी और पुरअमन मुतबादिल मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं किए गए थे। और इस रिपोर्ट के बाद असल असर क्या हुआ? मशरिक़ वुस्ता में एक परसेप्शन बना कि बरतानिया आज़ाद फैसला साज नहीं बल्कि अमेरिका के साथ अलाइन रहने वाला एक्टर है। ये परसेप्शन सिर्फ राय नहीं था। ये देखो, 2013 प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर मिडल ईस्टर्न ममालिक में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के बारे में नेगेटिव राय गालिब थी। और दोस्तों, सफारतकारी में एतमाद सब कुछ होता है। एक बार टूट जाए तो उसे बहाल होने में साल नहीं दहाइयाँ लगती हैं। तो इराक जंग ने बरतानिया की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मसला सिर्फ एतमाद का नहीं था। वक्त के साथ बरतानिया की स्ट्रक्चरल ताकत भी कमज़ोर होने लगी और यही हमें ले आता है वजह नंबर 2 की तरफ, जो कि है ब्रेक्सिट। दोस्तों, 2016 में बरतानिया ने एक तारीखी फैसला किया। ये फैसला था यूरोपीय यूनियन छोड़ने का, जिसे ब्रेक्सिट कहा जाता है। 31 जनवरी 2020 रात 11 बजे बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपियन यूनियन से निकल गया। दोस्तों, बरतानिया ने यूरोपीय कम्युनिटीज़ में शमूलियत इख्तियार की थी 1973 में और तकरीबन 47 साल बाद वो इस इत्तेहाद से अलग हो गया। तो ब्रेक्सिट के बाद क्या हुआ? इसके बाद यूरोपीय कवानीन की बरतरी ख़त्म हो गई और कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन के फैसले अब बरतानिया पर लाजमी नहीं रहे। यूके ने यूरोपियन यूनियन विड्रॉल एक्ट 2018 के तहत बहुत से EU कवानीन को आर्जी तौर पर अपने कानून का हिस्सा रखा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मुआशी फैसला नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक शिफ्ट था। तो फिर ब्रेक्सिट के बाद क्या बदला? इसके बाद बरतानिया EU की मुश्तरका खारजा पॉलिसी से बाहर हो गया। यूरोप के साथ कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेसी कमज़ोर हो गई। यूके थिंक टैंक चैथम हाउस के मुताबिक ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया को आलमी सतह पर अपनी नई स्ट्रेटेजिक पोजीशन दोबारा डिफाइन करनी पड़ी। और इस सब का रियल इम्पैक्ट पहले क्या होता था? जब बरतानिया बात करता था तो वो अकेला नहीं बोल रहा होता था, इसके पीछे पूरे यूरोप की कलेक्टिव ताकत खड़ी होती थी। इसकी बात सिर्फ लंदन की आवाज़ नहीं होती थी बल्कि एक पूरे ब्लॉक की नुमाइंदगी होती थी। लेकिन अब जब बरतानिया बोलता है तो वो अकेला बोलता है, ना इसके साथ वही डिप्लोमेटिक वेटेज है, ना वही कलेक्टिव लेवरेज। अब इसे अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बनानी है, अपने अलायंसेस खुद मैनेज करने हैं और अपनी जगह नई दुनिया में दोबारा हासिल करनी है। और यही असल फ़र्क है। पहले बरतानिया एक सिस्टम का हिस्सा था जो ताकतवर था, और आज वो एक ऐसा मुल्क है जो अपनी ताकत को अकेले डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। और जब एक मुल्क ना मुकम्मल तौर पर कलेक्टिव ताकत में हो और ना ही मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस बिल्ड कर पा रहा हो, तो इसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ खड़ी होती है? और यही सवाल हमें लेकर आता है सबसे हालिया और हसास वजह की तरफ, यानी गजा। दोस्तों, अक्टूबर 2023 के बाद गजा में एक शदीद जंग शुरू होती है। यूनाइटेड नेशंस और दीगर आलमी अदारों के मुताबिक हज़ारों नहीं 10,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। अदादो शुमार मुख्तलिफ अदारों के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तस्वीर एक बड़ा इंसानी बहरान जाहिर करती है। इन सब के बीच बरतानिया का मौक़िफ़ क्या रहा? इस दौरान बरतानिया इसराइल के हक़ दिफा की हमायत करता रहा, सीज़ फायर के मुतालबे पर इब्तदा में मुहतात रहा, जबकि आलमी रिएक्शन देखें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने
शहरी हलाकतों और इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश जाहिर की, जबकि ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी तक ये फैसला नहीं दिया कि जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन जनवरी 2024 में इसने कहा ये केस प्लॉजिबल है और मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। फिर असल प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिसी का नहीं है, मसला परसेप्शन का है, और यही वो जगह है जहाँ बरतानिया मुश्किल में नजर आता है। लेकिन ये कहना कि बरतानिया मुकम्मल तौर पर इर्रेलेवेंट हो चुका है दुरुस्त नहीं होगा, मगर ये कहना भी मुश्किल है कि वो आज भी वही इन्फ्लुएंस रखता है जो कभी रखता था। तो अगर हम सब कुछ जोड़ें तो इराक जंग ने एतमाद कमज़ोर किया, ब्रेक्सिट की वजह से असर और रसूख कम हुआ और गजा ने क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। और इन सब से एक बड़ी तस्वीर सामने आती है, बरतानिया सिर्फ ताकत नहीं खो रहा बल्कि एतमाद, असर और हैसियत तीनों में तब्दीली आ रही है। और अब यहाँ एक बहुत बुनियादी बात समझना बहुत ज़रूरी है। सफारतकारी सिर्फ बयाना से नहीं चलती, ये चलती है कंसिस्टेंसी से, न्यूट्रलिटी से और सबसे बढ़कर ट्रस्ट से। क्योंकि आलमी सियासत में आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा अहम ये होता है आप क्या करते हैं। अगर एक कंट्री एक जगह इंटरनेशनल लॉ की बात करे और दूसरी जगह उसी कानून की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहे तो मसला सिर्फ पॉलिसी का नहीं रहता, मसला क्रेडिबिलिटी का बन जाता है। समझने के लिए पहली एग्जाम्पल गजा और सीज फायर वोट है। अक़वाम मुत्तहिदा में 2023 और 2024 के दौरान गजा में सीज फायर के हवाले से कई करारदादें पेश की गईं। अक्टूबर 2023 में UN जनरल असेंबली ने एक करारदाद पास की जिसमें ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर का मुतालबा किया गया। बरतानिया ने इस पर गैर जानबदार रहने का फैसला किया और इसका क्या मतलब निकाला गया? मशरिक़ वस्ता में बहुत से ऑब्जर्वर्स के मुताबिक बरतानिया ने वाज़िया पोजीशन लेने से गुरेज किया। इसकी सेकंड एग्जाम्पल हमें असलहा बरामदात या आर्म्स एक्सपोर्ट से मिलती है। बरतानिया ने इसराइल को माजी में असलहा एक्सपोर्ट किया है, अगरचे हुकूमत कहती है कि ये एक्सपोर्ट्स स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रूल्स के तहत होते हैं, लेकिन नाकदीन का मौक़िफ़ है कि ऐसे हालात में ये पॉलिसी सवालात खड़े करती है। फिर थर्ड एग्जाम्पल, बरतानिया मुसलसल ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन जब गजा का मामला आया तो सीज फायर पर मोहतात मौक़िफ़ और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रेशर की कमी, जिसने एक परसेप्शन पैदा किया। तो प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ मसला सिर्फ ये नहीं है कि बरतानिया ने क्या किया, मसला ये है कि लोग इसे कैसे देख रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर्स के सर्वे के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में मगरबी ताकतों पर एतमाद पहले ही कम है और ऐसे फैसले इस परसेप्शन को मज़ीद मजबूत करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ डिप्लोमेसी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जब क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो जाए तो आपकी बात सुनी तो जाती है लेकिन मानी नहीं जाती। और यही वो मुकाम है जहाँ आज बरतानिया खड़ा नज़र आता है। लेकिन कहानी सिर्फ बरतानिया की नहीं है, दुनिया भी बदल रही है। आज का मशरिक़ वस्ता वो नहीं है जो 20 साल पहले था। पहले बड़ी ताकतें फैसला करती थी और खित्ता इन फैसलों को फॉलो करता था, लेकिन आज तस्वीर चेंज हो चुकी है। 2023 में ईरान और सऊदी अरब सालों की दुश्मनी के बाद ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान करते हैं और ये मुआहदा बीजिंग में और मीडिएशन किसने की? चीन ने। इसका क्या मतलब है? पहले ऐसे मुआहदे वाशिंगटन या यूरोपीय दारुल-हुकूमतों में होते थे और आज एक नई आलमी ताकत खित्ते में डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रही है। फिर सऊदी अरब की नई पॉलिसी को ही देख लें। सऊदी अरब अब सिर्फ एक इत्तेहादी नहीं रहा बल्कि एक इंडिपेंडेंट रीजनल एक्टर बन चुका है। अगर आप गौर करें तो सऊदी अरब ने अमेरिका और चीन दोनों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे। विजन 2030 के तहत अपनी मईशत और खारजा पॉलिसी डाइवर्सिफाई की, यानी अब फैसले सिर्फ अलायंस पर नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट पर हो रहे हैं। आज की बात करें तो आज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में खलीजी ममालिक खुद मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे कि गजा सीज फायर मुज़ाकरात में कतर मीडिएटर के तौर पर सामने आया। मुख्तलिफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में UAE ने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए,
इसी तरह यूएस इन्फ्लुएंस भी एब्सोल्यूट नहीं रहा। अगरचे अमेरिका अब भी बड़ी ताकत है, लेकिन इसका असर भी अब चैलेंज हो रहा है। अमेरिका के बावजूद ईरान अपनी रीजनल स्ट्रैटेजी जारी रखता है। कई खलीजी ममालिक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, यानी अब ये खित्ता किसी एक बैरूनी ताकत के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि मल्टीपल पार्ट्स, रीजनल एक्टर्स और इंडिपेंडेंट फैसले सब मिलकर आउटकम्स तय कर रहे हैं। और शायद यही वो तब्दीली है जिसने बरतानिया को मरकज से हटाकर किनारे पर ला खड़ा किया है। लेकिन ये कहना कि बरतानिया मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिक हो चुका है दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि हकीकत ये है कि बरतानिया आज भी दुनिया की अहम ताकतों में शामिल है। सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में असर और रसूख। बरतानिया अभी भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है, और इसका मतलब क्या है? इसे वीटो पावर हासिल है। वो आलमी अमन और सलामती के फैसलों को रोक या शेप कर सकता है, और ये इख्तियार दुनिया में सिर्फ 5 ममालिक के पास है, यानी फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया और यूएस। दूसरे नंबर पर फौजी ताकत यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी। बरतानिया आज भी दुनिया के बड़े डिफेंस स्पेंडर्स में शामिल है। 2023 में बरतानिया का दफाई बजट तकरीबन 50 से 55 अरब बिलियन पाउंड्स था। मजीद ये कि बरतानिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और वो नेटो का मरकजी रुकन है। तीसरे नंबर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क है। बरतानिया दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसे 5 आईज कहते हैं। इस इत्तेहाद में शामिल हैं अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये ममालिक दुनिया भर में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। चौथे नंबर पर बरतानिया के पास सफारती नेटवर्क यानी डिप्लोमेटिक रीच है। दुनिया भर में 270 से ज़्यादा एम्बेसीज या हाई कमीशंस मौजूद हैं। ये इसे दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स में शामिल करता है। तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर बरतानिया के पास ताकत भी है, वसाइल भी हैं, आलमी अदारों में जगह भी है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? मसला ये नहीं कि बरतानिया कमज़ोर हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया बदल गई है और बरतानिया अभी तक खुद को इस रफ्तार से एडजस्ट नहीं कर पाया। यानी बरतानिया के पास अब भी पावर मौजूद है, लेकिन सवाल ये है क्या इसके पास वो इन्फ्लुएंस भी है जो कभी हुआ करता था? दोस्तों, तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, एक तरफ इराक जंग जिसने एतमाद को कमज़ोर किया, ब्रेक्सिट जिसने असर और रसूख को महदूद किया, गजा जिसने क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, और दूसरी तरफ एक नई दुनिया जहां रीजनल ताकतें खुद फैसले कर रही हैं और नई ग्लोबल पावर्स अपना किरदार बढ़ा रही हैं। तो असल कहानी क्या है? ये सिर्फ बरतानिया की कमज़ोरी की कहानी नहीं है, ये एक बदलती हुई दुनिया की कहानी है जहां ताकत इनहेरिटेड नहीं होती, जहां इन्फ्लुएंस लेगेसी से नहीं आता बल्कि अर्न करना पड़ता है और हर फैसले के साथ साबित करना पड़ता है। एक वक्त था जब बरतानिया नक्शे बनाता था, आज वो एक ऐसी दुनिया में खड़ा है जहां नक्शे कहीं और बन रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या बरतानिया ख़त्म हो गया है, सवाल ये है क्या बरतानिया इस नई दुनिया में अपनी जगह दोबारा बना पाएगा, या फिर वो सिर्फ अपने माजी की ताकत के साए में खड़ा रह जाएगा जबकि दुनिया आगे बढ़ चुकी होगी। अगर आपको ऐसे ही डीप और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस देखना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या आपके ख्याल में बरतानिया वाकई अपनी जगह खो रहा है। अब तक बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।